हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ने वाले मेंटेनेंस का पार्ट 5। इसके बाद और एक पार्ट होगा, ठीक है। पार्ट 5 सेकेंड लास्ट आप मान लो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस जो मिलेगा वो कितना अमाउंट होगा उसका, मतलब लाइक 20 रुपीज़ 30 रुपीज़, वो किस चीज़ पे बेस्ड होगा। ऐसे तो नहीं दिया जाता कि 5 लाख मेंटेनेंस दे दो या 4,000 50,000 मेंटेनेंस दे दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ कंडीशंस है, उसमें बेस्ड करके ही आपका मेंटेनेंस को दिया जा सकता है। तो हम लोग आज उसी कंडीशंस को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ये आता है, डिफाइन होता है सेक्शन 23। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 22 तक पढ़ाया था, डेट इज मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। तो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस हुज डिक्रीशन इज नेसेसरी, किसका डिक्रीशन ज़रूरत है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस को देने के लिए, ये चीज़ बोला गया है सबसेक्शन 1। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23, दैट इज अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इट रीड्स दैट it shall be in the discretion of the court to determine whether any, and if so what, maintenance shall be awarded under the provisions of this act, and in doing so the court shall have due regard to the considerations set out in subsection 2 or subsection 3 as the case may be, so far as they are applicable। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये आता है कि कोर्ट का डिस्क्रिशन नेसेसरी है फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एनी, अगर मेंटेनेंस रिवॉर्ड करना है तो कोर्ट का डिस्क्रिशन नेसेसरी है। तो इसका जो आंसर जो होगा हुज, ये जो हुज डिस्क्रिशन इज नेसेसरी, दैट इज कोर्ट। ठीक, कोर्ट इसका आंसर। इन केस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रेन और एजेड पेरेंट्स। अब हम लोग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस का कंडीशंस पढ़ेंगे, मतलब वाइफ, चिल्ड्रेन और एजेड पेरेंट्स को या फिर इन्फर्म पेरेंट्स को कितना मेंटेनेंस, किस हिसाब से मेंटेनेंस मिल सकता है, हम लोग वो जानेंगे, ठीक है। वो आता है आपको सबसेक्शन 2 में आपका डिफाइन किया गया है, ठीक है। सबसेक्शन 2 में आपको डिफाइन किया गया है इस चीज़ को। In determining the amount of maintenance, if any, to be rewarded to a wife, children or aged or infirm parents under this act, इस एक्ट के अंदर regard shall be had to, मतलब अगर वाइफ, चिल्ड्रेन और एजेड पेरेंट का केस है या डिपेंडेंट का केस है, देखिए इन केस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रेन और एजेड पेरेंट्स या इन्फर्म पेरेंट्स। अब ये जो पॉइंट्स जो है ये सब मैटर करता है, जो पॉइंट्स मैंने लिखा है ये सब मैटर करता है। ये सब कंडीशंस है जिस पे बेस्ड करके आपको कितना अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मिलना चाहिए, ये चीज़ लिखा है, कंडीशंस जो है। तो पहला आता है पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ द पार्टीज़, मतलब इसमें पार्टीज़ का मतलब आता है वाइफ आ सकती है, चिल्ड्रेन आ सकते हैं, एजेड पेरेंट्स आ सकते हैं, मतलब वाइफ, चिल्ड्रेन, एजेड पेरेंट्स का भी पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है उस एरिया में, पोजीशन, स्टेटस, ये सब के ऊपर। फिर रीजनेबल वांट्स ऑफ द क्लेमेंट, इसमें क्लेमेंट होता है वाइफ, चिल्ड्रेन एंड एजेड पेरेंट्स, यही लोग क्लेम करते हैं मेंटेनेंस, इन लोग, इसलिए इन लोग को क्लेमेंट बोला जाता है। तो इन लोग का जितना रीजनेबल वांट्स होगा, रीजनेबल वांट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था, रीजनेबल वांट मतलब कि जितना रीजनेबल हो सकता है, एकदम ज़्यादा नहीं और ना ही एकदम कम, मतलब 100 भी नहीं और 0 भी नहीं, बीच का होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। थर्ड आता है इफ़ द क्लेमेंट इज़ लिविंग सेपरेटली, अगर वाइफ, चिल्ड्रन और एजेड पेरेंट्स जो है, जो इसको मेंटेन करेगा इन लोग को, अगर इन लोग से अगर सेपरेट रह रहा है तब उस हिसाब से अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस तब डिसाइड किया जाएगा जब वैल्यू ऑफ क्लेमेंट्स प्रॉपर्टी, जो वाइफ, चिल्ड्रन और एजेड पेरेंट्स इन लोगों का प्रॉपर्टी कैसा, स्टेट ऑफ दिस 3 वाइफ, चिल्ड्रन और एजेड पेरेंट्स,
इन लोगों का प्रॉपर्टी कितना है उस हिसाब से मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड किया जाएगा। चौथे नंबर पे आते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स इंटाइटल्ड। द नंबर्स ऑफ पर्सन इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, कितना नंबर ऑफ पर्सन है, मतलब वाइफ है, चिल्ड्रन है, एजेड पेरेंट्स है और इन्फर्म पेरेंट्स, और कितना है, मतलब चिल्ड्रन कितने हो सकते, दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वाइफ भी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एजेड पेरेंट्स भी कितने हो सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब अगला केस हम लोग, जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था, इन केस ऑफ डिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट का केस ले लेते हैं अब, तो इन केस ऑफ डिपेंडेंट, इतना सारा जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखा है ये सब इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, आपको काम आएगा। तो हम लोग आते हैं नेट वैल्यू ऑफ द एस्टेट। डिपेंडेंट्स कौन लोग होते हैं, मैंने आपको बता दिया था सेक्शन 21 में कौन होते हैं और डिपेंडेंट्स कौन होते हैं, मतलब हु आर डिपेंडेंट्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट्स। आई हैव डिफाइंड इट in section 21 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956। तो हम लोग आते हैं इन केस ऑफ डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट का केस में, इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इफ एनी टू बी रिवॉर्डेड टू अ डिपेंडेंट अंडर दिस एक्ट, रिगार्ड शैल बी एट टू द नेट वैल्यू ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड। जो मर गया है उसका नेट वैल्यू क्या है, उसका एस्टेट में उसका प्रॉपर्टी का नेट वैल्यू क्या है, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट्स। उसका डेब्ट जितना भी कर्जा जितना भी उसका चुकाने के बाद उसका एस्टेट का प्रॉपर्टी, एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी बोला जाए, उसका नेट वैल्यू क्या है, उस चीज़ पे बेस्ड होगा अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है। बी मतलब विल इफ द डिसीज्ड, द प्रोविजन इफ एनी मेड अंडर विल ऑफ द डिसीज्ड। अगर डिसीज ने अपना एक विल बना लिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट, तो उस पर बेस्ड होगा कि कितना अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस होगा। थर्ड, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू। इसमें बिटवीन द टू मतलब होता है डिसीज्ड और डिपेंडेंट का बीच में रिलेशनशिप क्या है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, उस पर बेस्ड करके अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। फिर आता है पास्ट रिलेशंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड डिसीज्ड। पहले का रिलेशन कैसा था, ये ऊपर वाला जो रीजनेबल वॉन्ट, देखिए ये डी आता है रीजनेबल वॉन्ट्स ऑफ क्लेमेंट्स, इसमें भी रीजनेबल वॉन्ट्स ऑफ क्लेमेंट्स इसमें डिपेंडेंट्स आते हैं। तो क्लेमेंट्स का मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया, अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया क्लेमेंट्स कौन होते हैं। तो रीजनेबल वॉन्ट्स मतलब कितना क्लेम कर रहा है डिपेंडेंट, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, बीच का, वो चीज़ होता है। पास्ट रिलेशन, मैंने आपको डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताया, वो करंट हो सकता है, मे बी फ्यूचर हो, पर पास्ट रिलेशन मतलब पास्ट लिख दिया है, इसलिए पास्ट रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड डिसीज्ड। तो डिपेंडेंट जो क्लेम कर रहा है, डिसीज्ड जो मर गया है, उन दोनों का पास्ट रिलेशन के आधारित पे अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। फिर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू, एंड एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, या फिर उस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम डिराइव किया गया है, उस कमाया गया है, अर्न किया गया है, और फ्रॉम हिज और हर अर्निंग्स, या फिर उसके कमाया और डिपेंडेंट ने जो भी कमाया है, और फ्रॉम एनी अदर सोर्स, उस बेस पे भी आपको डिपेंडेंट को मेंटेनेंस मिल सकता है। फिर नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इंटाइटल्ड, द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जितना भी डिपेंडेंट्स हो, चाहे वो 1 2 3 4, जितना भी, मैंने आपको डिपेंडेंट्स कौन कौन है उनमें से आपको लिस्ट में आपको बताया था, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, इनमें से जो लोग भी हो उन लोग में कितना है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इंटाइटल्ड, मैं इंटाइटल्ड है उसको मेंटेनेंस मिलेगा ही। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो आप। ठीक है, और अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बोल दीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।